Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to yet another edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And yes, listeners, of course, today being Sunday, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464, and of course do prefix the code 011. Your anchors for today, myself Sarabjit Kaur along with Subodh Mishra. धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत। Centre to set up mineral trading exchange similar to London Metal Exchange, says Union Mines Minister G. Kishan Reddy. Department of Post decides to temporarily suspend all postal articles to United States from tomorrow. Multiple postal services around Europe also announce suspension of shipment to US. And domestic markets likely to focus on global developments and macroeconomic data in holiday-shortened week ahead. कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा सरकार खनिज के कारोबार के लिए एक्सचेंज बनाएगी। डाक विभाग ने कल से अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला किया। यूरोप में भी कई डाक सेवाओं ने अमेरिका के लिए डाक फिलहाल बंद करने की घोषणा की और अगले हफ्ते शेयर बाजारों का फोकस रहेगा वैश्विक घटनाओं और आर्थिक आंकड़ों पर। Market Mantra. Market Mantra. आइए पहली खबर पे नजर डालते हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार लंदन मेटल एक्सचेंज की तरह देश में खनिज के कारोबार के लिए एक एक्सचेंज स्थापित करेगी। हैदराबाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मिनरल एक्सचेंज सेबी के मानदंडों के अनुसार स्थापित किया जाएगा। प्रस्तावित मिनरल एक्सचेंज से उद्योगों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मिनरल एक्सचेंज को हाल ही में पारित कानून का हिस्सा बनाया गया है और संबंधित दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। अमेरिकी टैरिफ के बारे में श्री रेड्डी ने कहा कि इनका घरेलू कोयला उद्योग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और उन्होंने ये भी कहा कि देश अमेरिका को बहुत कम मात्रा में एल्यूमिनियम का निर्यात करता है। आइए चले पहले कॉलर के पास। सरबजीत, it's just the start of the show and listeners and callers have already lined up. So our first caller is from Jaipur. नीरज, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। मैडम, मैं कम से कम 5 साल के लिए मंथली एसआईपी करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज मेरे को कुछ कम से कम 3 म्यूचुअल फंड अच्छे बता दीजिए जिनमें कि इसमें 5 साल के लिए निवेश किया जा सके। 5 साल। नीरज जी, अज्यूमिंग कि आप अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है कि हम पहले एक टेस्ट लें इक्विटी मार्केट्स कैसे बिहेव करती है। उसके लिए काफी अच्छी कैटेगरी ऑफ फंड्स रहती है अग्रेसिव हाइब्रिड, जिसमें आपको 60-70% इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर मिल जाता है, बट जो रिमेनिंग परसेंटेज होती है उसमें आपको बॉन्ड्स, जिनको हम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कहते हैं, जिनमें आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आप एक तरीके से आगे लोन दे रहे होते हैं और आपको एक ब्याज मिलता रहता है जिससे आपके मनी की बढ़ोतरी होती रहती है। ये काफी स्टेबल तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वर्सेस शेयर मार्केट, जहां पे आपको पता ही है कि स्टॉक्स के उतार चढ़ाव ज्यादा ऊंचे और नीचे रहते हैं। तो आई वुड से कि आप कोई भी अग्रेसिव हाइब्रिड में से 3 फंड्स का चुनाव कर लीजिए जिनमें आप अपने एसआईपी अमाउंट को तोड़ के 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं।
जी, अगले कॉलर हैं बिहार से टिंकू। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नया निवेशक जो SI करना चाहेंगे किसी बैंक द्वारा म्यूचुअल फंड में, तो 500 या 1000 से कितने साल के लिए निवेश में बना रहे ताकि कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए, और इसका जानकारी नहीं है। किसी बैंक बैंक से तो अच्छा रहेगा, अकाउंट जो है ऐसा भी हर महीना 500 या 1000 किया जाए, तो कितने साल के लिए बना रहेगा नया निवेशक, जो जानकारी नहीं है, ये हमें जानकारी चाहिए। बिल्कुल टिंकू जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, बट आपको फिर भी इसके बारे में पता लगा है और आप उसको बेनिफिशियल मान रहे होंगे, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मुझे बस हल्की सी कंफ्यूजन है कि क्या आपने डेट म्यूचुअल फंड्स बोला था, बट पूरा क्वेश्चन जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा चांसेस लग रहे हैं कि आपने डेट स्पेसिफाई नहीं करा, बट मुझे सुनने में गलती लगी है। तो अज्यूमिंग आप इक्विटी मार्केट्स की ही बात कर रहे हैं, एंड क्योंकि आपका रीजनेबल टाइम पीरियड 5 years है, तो हम शेयर बाजार में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले श्रोता को बता रही थी, आप भी बिल्कुल अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप खुद से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन या कुछ, तो फिर आप बिल्कुल बैंक्स के पास जा सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि आप अग्रेसिव हाइब्रिड नाम के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आप कोई 2 अच्छे फंड्स अपने बैंक को बता सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि वो इसी कैटेगरी के फंड्स में आपके निवेश करें। दूसरी चीज, अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि कोई आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करे, कोई आपके साथ बैठ के वो करवाए बियॉन्ड जो हमारे बैंक्स रहते हैं, तो आप AMFI.in जो वेबसाइट है, ये एक एसोसिएशन होता है म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के लिए, ये इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है। तो इनमें एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, जो लोग हमारे साथ बैठ के हमें बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करिए, वो ऑनलाइन आपसे फिल करवा देंगे सब कुछ। अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो आप एक फॉर्म के द्वारा भी कर सकते हैं। इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, और ये आप जहां पे रहते हैं उसके आसपास जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल है, वो AMFI.in पे अपना आपको पिन कोड डाल के ये पूरी एक लिस्ट आ जाती है, जिसमें से आप ये चुनाव कर सकते हैं और आप रीच आउट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। वेल, आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम दिल्ली। प्रीतम जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी एज 60 ईयर है और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, और मुझे जो मेरी पेंशन गवर्नमेंट से मिलती है, क्या मैं यही पेंशन को म्यूचुअल फंड में लगाता रहूँ? क्योंकि मुझे 2 साल हो जाते हैं, मैंने करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी खर्चे मेरे हो जाते हैं। तो मुझे राय दीजिए, मुझे कहाँ संपर्क करना पड़ेगा, कैसे म्यूचुअल फंड में मैं लगभग 2000 हर महीने में लगा सकूँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके सारे एक्सपेंसेस आप यूज कर, मतलब आपका उससे पेंशन के बिना काम हो जाता है, तो आप बिल्कुल अपनी पेंशन को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले श्रोता को बता रही थी कि यहाँ पे हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर की मदद काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू इक्विटी सेविंग्स नाम की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बिल्कुल वेल्थ जनरेशन के लिए ही इन्वेस्ट करना है। बट एज के अनुसार आई वुड से अगर हम 1/3 इक्विटी में रखें तो वो ज्यादा सही रहेगा, और बाकी हम बॉन्ड्स टाइप के ही इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें, जहां पे इक्विटी सेविंग्स जैसी कैटेगरी काफी पॉजिटिव साबित होती है, क्योंकि ये आपका 1/3 इक्विटी मार्केट का आपको एक्सपोजर दे देती है और बाकी को स्टेबल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करती है। तो मेरी राय रहेगी कि आप एक बैंक जिससे भी आपका खाता खुला हुआ है, आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप इक्विटी सेविंग्स नाम के 2 फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप ये तोड़ के ही जोड़े, मतलब पेंशन एक साथ जब थोड़ा बड़ा अमाउंट आता होगा, एक साथ ना इन्वेस्ट करके मंथली तोड़ के उसको जोड़ें। जी, अगले कॉलर हैं नैनीताल से राकेश। स्वागत है राकेश, अपना सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार टीम मार्केट पंथरा। सर, मैं राकेश बोल रहा हूँ, रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से। सर, मेरा एक प्रश्न है कि मैं पिछले 10-12 सालों से विभिन्न म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता रहा। उसमें HDFC मिड कैप फंड है, HDFC फ्लेक्सी है, SBI का इंडेक्स फंड है, और भी कुछ फंड है उसमें। मेरा सवाल ये है मैम से कि मेरा इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ये डायरेक्ट नहीं है, तो अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट बंद कर दूं अभी और फिर इन्हीं स्कीम में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दूं, तो क्या मुझे कोई नुकसान होगा इससे? ऐसा तो नहीं होगा कि वो आई मिस द बस वाली बात तो नहीं होगी?
और मैं अभी इस पैसे को निकालूंगा, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे को निकालूंगा नहीं, जो पैसा इसमें पहले से है वो रखा रहेगा, मैं दोबारा से इन फंडों को बंद करके दोबारा से दे दूंगा डायरेक्ट मोड में। तो ये क्या ठीक रणनीति है? राकेश जी, अगर मैं सही समझ पा रही हूँ, आप कह रहे हैं आप अपने रेगुलर में जो एसआईपी चल रही है उसे पॉज कर देंगे और जो इन्हीं फंड्स में डायरेक्ट में आप शुरुआत वापस से कर देंगे। मेरी ये बिल्कुल सही तरीका है करने का, क्योंकि हमें डायरेक्ट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। हम एक्सपेंस रेशियो पे इसमें बचाव कर पाते हैं अपना, तो हमारे रिटर्न्स थोड़े बेटर रहते हैं। इसका पता हमें इमीडिएटली नहीं चलता है, जब जैसे कंपाउंडिंग वर्क करती है आपके पैसों के लिए जब आप निवेश कर रहे होते हैं, उसी तरीके से जब वो थोड़ा थोड़ा आपके रिटर्न्स में से कट रहा होता है, वो भी अगर आप कंपाउंड करके देखें तो काफी फर्क पड़ जाता है रेगुलर और डायरेक्ट की इन्वेस्टमेंट में। आप ये तरीका भी कर सकते हैं, बट शायद से ये भी सोचा जा सकता है कि जिन रेगुलर फंड्स में आप अभी इन्वेस्टेड हैं उनसे आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं टू डायरेक्ट फंड्स, और फिर सीधा जैसे आप कह रहे हैं डायरेक्ट में एसआईपी कर सकते हैं। हाँ, जरूर ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्विच जो होता है उसमें टैक्सेशन लगती है, और आप काफी टाइम से इन्वेस्टेड हैं तो आपका यहाँ पे गेन भी रहा होगा। बट अगर कोई पुअर परफॉर्मर्स हैं जहां पे उतना गेन आज के टाइम पे नहीं है, उनसे तो आप स्विच कर ही सकते हैं। और 2018 के बाद ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उससे पहले के सारे गेन्स ग्रैंडफादर्ड रहते हैं, उनपे टैक्स नहीं लगता। तो बाद में इतना वेट कर लिया और आप कह रहे हैं फिर यहाँ पे भी पॉज करके आप डायरेक्ट में कर लें, मुझे ऐसा लगता है कि आप रेगुलर से ही शिफ्ट कर दीजिए डायरेक्ट में स्विच करके, और फिर डायरेक्ट में अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें। जी, और वक्त है अभी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और आप आकाशवाणी पर सुन रहे हैं मार्केट मंत्र, जिसमें हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में स्नेहा सूरी हैं। और सरबजीत, अगले कॉलर के पास चलें। जी सुबोध, आवर नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम मुंबई। शौकत अली जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं 15 साल से लगातार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ। ये हेलो, हाँ जी, हाँ, मैं 15 साल से म्यूचुअल फंड में मैं लगातार निवेश कर रहा हूँ। अब मुझे एक प्रॉपर्टी बेचने पे करोड़ रुपए के 1 करोड़ के ऊपर मिलने वाला है, तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करने बोल रहे हैं, ये कितना उचित रहेगा मेरे लिए? क्योंकि मैं 15 साल से तो म्यूचुअल फंड में निवेश कर ही रहा हूँ, और ये मोटा रकम मुझे एक प्रॉपर्टी बिकने से आने से मुझे लोग सलाह दे रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में आप निवेश कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मुझे यही पता करना है कि ये कितना उचित रहेगा। आपका सवाल शायद बहुत साफ हम नहीं समझ पाए कि ये ऑल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये AIFs के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अच्छा, मेरी इस पे नॉलेज काफी कम रहेगी, तो बेटर रहेगा कि अगर आप कभी और किसी दूसरे एक्सपर्ट के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, क्योंकि हम आज सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। जी, अगले कॉलर है फरीदाबाद से प्रेम। स्वागत है आपका, सवाल पूछे। हाँ जी, नमस्कार जी। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने 4-5 कंपनियों में पैसा लगा रखा है, और उसके बाद अगर हम सोचें कि अगर इस कंपनी से हम पैसा निकाल के दूसरी में जा सकते हैं, तो ये आसानी से हो जाता है कि इसके लिए उस कंपनी को पूरा पेमेंट सारी निकाल ली जाती है? इसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि बैंक के थ्रू अगर हम इस चीज को करेंगे तो कैसा रहेगा? अगर हम मंथली लगभग 3,000 रुपए 4-5 म्यूचुअल फंड में लगाएं, तो ये क्या प्रोसीजर रहता है? इसके बारे में थोड़ा सरल तरीके से समझाएं। धन्यवाद सर। आप बिल्कुल बैंक के पास जा सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं आप 3-4 म्यूचुअल फंड्स में मंथली इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो बिल्कुल बैंक आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। जहां पे आपका खाता है वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि आप कुछ कंपनीज में इन्वेस्टेड थे, आई एम अज्यूमिंग आप म्यूचुअल फंड्स कहना चाह रहे थे, और अब आप उनसे निकलना चाह रहे हैं। तो अगर आपने पहले जिस तरीके से इन्वेस्ट करा हुआ था, मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या बैंक के थ्रू ऑनलाइन करा था, तो बिल्कुल एट 1 क्लिक आप बिल्कुल यहां से रिडीम कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि आप रिडीम क्यों करना चाह रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट रिडेम्पशन भी ऑनलाइन भी हो जाता है और फॉर्म्स भी अवेलेबल होते हैं। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप उनके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे तो आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। रिडेम्पशन फॉर्म एक आता है, वहां पे आपको अपनी जितना रिडीम करना है ये सब डिटेल्स लिखकर बिल्कुल ये रिडीम करा जा सकता है।
Well, let's move on to the next caller. Yogesh ji from Delhi has joined us. Yogesh ji, अपना सवाल पूछिए. I think the line has got disconnected. Moving on to our next caller, Amit from Ghaziabad. All right, again, I believe there is a discontinuation in the line. Let's look at the next big story of the day. Department of Posts under the Ministry of Communications has decided to temporarily suspend all postal articles to the United States from tomorrow. The decision came following an executive order by the US government under which the duty-free exemption for goods valued up to $800 will be withdrawn with effect from 29th of this month. Ministry of Communications said in a release that all international postal items destined for the US, regardless of their value, shall be subject to customs duty as per the country-specific International Emergency Economic Power Act tariff framework. However, gift items up to $100 shall continue to remain exempt from duties. Meanwhile, multiple postal services around Europe have announced that they are suspending the shipment of many packages to the US amid a lack of clarity over new import duties. Postal services in Germany, Denmark, Sweden and Italy said they will stop shipping most merchandise to the US effective immediately. France and Austria will follow tomorrow and the United Kingdom from Tuesday. I believe Yogesh has joined us from Delhi. Yogesh ji, अपना सवाल पूछिए. जी, दिनेश के नाम को मेरे सवाल एनपीएस को और ईपीएफ को लेकर के है खास तौर पे. पहला सवाल है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं लॉन्ग टर्म पे, तो क्या एनपीएस में आने का कोई पॉइंट बनता है अगर वही चीज हम म्यूचुअल फंड होल्ड कर रहे हैं 60 साल की तक? दूसरा सवाल ये है कि ईपीएस क्या आपके हिसाब से अब बेमानी हो गया है कि उतनी अगर हम एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ईपीएस को क्या रोल है और ये कहाँ पे फिट बैठता है? मतलब मेरे को तो बहुत कम्बरसम लगता है ईपीएस को. योगेश जी, जो आपका पहला सवाल था कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वेयर डज एनपीएस बेसिकली स्टैंड? तो एनपीएस जब इंट्रोड्यूस करा गया था वो बेसिकली इस तरीके से था कि आप जो किसी इन्वेस्टर का रिटायरमेंट गोल होता है उसके लिए अपने सर्विसेबल लाइफ में आप धीरे धीरे करके अपनी वो पूंजी जमा करिए और 60 साल और उसके बाद की उम्र के बाद वो आपको मिल जाता है और आप उसको यूज करिए. तो ये उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहता है जो म्यूचुअल फंड्स क्योंकि ओपन एंड रहते हैं, वहां पे किसी तरीके का लॉक इन नहीं रहता. तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली एडवांटेजियस साबित होता है जिनको प्रॉब्लम रहती है कि वो बने रहें इन्वेस्टमेंट्स में. जैसे आप कह रहे हैं कि अगर आप करते हैं तो करते चले जाते हैं, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं कर पाते, जो कुछ बीच में अगर एक्सपेंस आ गया है, चाहे वो नेगोशिएबल हो कि उसे पुश करा जा सकता है, फिर भी वो अपने पे कंट्रोल डिसिप्लिन तरीके से नहीं रख पाते हैं और फिर वो इन्वेस्टमेंट्स में से बीच में निकाल लेते हैं. तो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहता है. फिर वो अपनी रिटायरमेंट की पूंजी आराम से जोड़ पाते हैं बिना किसी इंटरिम रिडेम्पशन और लिक्विडिटी के. तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी, डेट सब में इन्वेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल उसी में बने रह सकते हैं. बट अगर आप थोड़ा पोर्शन एनपीएस के माध्यम से रिटायरमेंट के लिए जोड़ना चाहेंगे तो आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं. उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी काफी रहते हैं. इवन न्यू टैक्स रिजीम में भी जब आप आपका एम्प्लॉयर भी थोड़ा सा उसमें जब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है. तो ये मेरा ओपिनियन है इस पे. दूसरा जो आप कह रहे हैं ईपीएफ आपको काफी कठिन लगता है टू कंटिन्यू. ये बेमानी हो गई है या नहीं पता नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जब पहले इन्वेस्ट करते थे उनका ईपीएफ की जो पूंजी आती थी उसी से उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के गोल्डन ईयर्स निकाले हैं. तो ये थोड़ा पर्सपेक्टिव की बात हो जाती है. आई वुड से डेफिनेटली हम न्यूज में काफी कुछ पढ़ते हैं कि निकालना मुश्किल हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, पर वो काफी और जगह पे भी रह सकती है. आई वुड से ये एक पर्सपेक्टिव की बात है कि आप कैसे परसीव करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट. तो उसमें कुछ लेवल ऑफ कुछ बेस तो ऐसा है ही कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है. अभी हाल फिलहाल के टाइम पे आप थोड़ा पोर्शन इक्विटी में भी अब इन्वेस्ट होने लगे, एक टाइम पे सिर्फ डेट में रहता था. Welcome back, listeners. You are with us in the program Market Mantra, and our next caller is from Ghaziabad. Amit ji, अपना सवाल पूछिए. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा. गुड इवनिंग. मेरा क्वेश्चन ये कि मैंने एक एफडी खुली है जिसमें आई रिसीव रुपीज अराउंड 10 lakhs. अब मेरे 2 ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. वन इज लाइक पारस्परिक फ्लेक्सिकेयर
and other would be the like ICICI Equity and Debt Fund. Now, अब मैं कोई एक फंड मुझे और परचेज, आई एम लुकिंग फॉर न्यू फंड, उसमें कौन सा फंड लेना चाहिए, लाइक मल्टी कैप लेना चाहिए या लार्ज एंड स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज मिड और स्मॉल कैप फंड लेना चाहिए, वो कौन से, कैन यू सजेस्ट मी सम नेम्स, लाइक कौन से फंड में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ. एंड सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि उसमें मुझे एसटीपी करूँ या एसआईपी, विच वुड बी बेटर ऑप्शन की, एसआईपी कर सकते हैं, एसटीपी कर सकते हैं. Like STP, like would be like STP करूँगा उसमें टैक्सेबल होगा, एवरी मंथ बेसिस में मैं मनी ट्रांसफर टू फ्रॉम डेब्ट टू इक्विटी, तो उसमें टैक्सेबल हो, टैक्स कटेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टाइप. तो लेकिन कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, STP और SIP? Right. So Amit, to answer your first question first, the selection of funds that you mentioned is pretty good, and if you're looking to add a few more, the current selection focuses more on, let's say, large cap companies. In my opinion, it will be better if you invest in 2 good multi-cap funds, which will also get you some amount of mid and small cap exposure, which is particularly missing from your current asset allocation. To answer the second question regarding STP versus SIP, जैसे आपने मेंशन करा, एसटीपी में हर ट्रांजैक्शन जब आप डेट से इक्विटी में मूव करते हैं तो उसमें बिल्कुल वो एक टैक्स लायबिलिटी होती है और उसमें एसटीसीजी लगता है. एसटीपी उस तरीके से काफी हेल्पफुल रहता है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में जब पैसा पड़ा होता है, आप उसको इजीली और जल्दी अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है कि आप पूरा का पूरा पैसा एक डेट फंड में डाल दीजिए, एक लिक्विड फंड में डाल दीजिए और उसके थ्रू हर महीने इक्विटी फंड में ट्रांसफर किया जाए. अगर ऐसा केस आपके साथ नहीं रहता है कि आप ऐसे कंज्यूम नहीं करते हैं, जो आपने वो ईयर मार्क करे हुए हैं 10 लाख, वो अलग से ही रहते हैं, आपके एक्सपेंसेस में नहीं मिक्सअप हो जाते हैं, तो फिर आप सीधा अपने बैंक को ही ये एसआईपी के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि मंथली वो ट्रांसफर करिए. बस इसमें 5 साल तक के होराइजन के लिए डेफिनेटली बने रहिएगा, क्योंकि इक्विटी को उतना आवश्यक होता है. जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से मनोज. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. नमस्कार सर. नमस्कार. मैं जानना चाह रहा था कि किसी अच्छे लार्ज कैप फंड के बारे में बता दीजिए एसआईपी के लिए. लार्ज कैप फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आजकल काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सबसे अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पैसिव फंड्स देख सकते हैं. निफ्टी 50 के कोई भी अच्छे 2 फंड्स आप उनका चुनाव कर सकते हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो कम रहे और जो मार्केट में काफी लंबे समय से बने हुए हैं. Well, moving on to Hyderabad, our next caller, Saurav. Saurav ji, अपना सवाल पूछिए. Good evening, Market Mantra. Good evening. I wanted to ask about rebalancing. I just wanted to know, should it be done before the end of financial year or any time of the year? Like everybody has said that it should be done generally once a year. That is number one. And second, I have a suggestion that there are only 2 questions to be asked. So similarly, there should be also a cap of asking only 1 question per identity. There are many people who are asking, many questions many times, changing the identity. Thank you. जी, आपकी सलाह बहुत अच्छी है, इस पर विचार करेंगे. जी, स्नेहा इनके पहले सवाल का जवाब दें. बिल्कुल. So, Saurav, to answer the first question, when we talk about rebalancing, it is very difficult for people to actually focus on this as a, particular goal in mind, and that some people end up doing it every time a new fund comes in, they think that इससे निकाल के उसमें डाल देते हैं. While for other people, they tend to altogether forget that rebalancing is important while building your portfolio and during your investment journey. So as a thumb rule, generally you hear people saying that at least in a year you should review your portfolio and do rebalancing as per your original thought about asset allocation. It absolutely is upon the investor himself or herself to decide when actually they want to do it. Many people try and do it towards the end of the financial year so that they can play around with the long-term capital gain tax exemption cap of 1.25 lakh, so that when they are rebalancing, only that much portion of funds, equity funds they are selling, if they are selling, that so that the 1.25 lakh of capital gain can be secured, and the next year they can look at selling for the other
financial year. But it's altogether upon you. You decide. You can absolutely decide your date when to do the periodic rebalancing. Well, Subodh, let's see what the markets could say next week. After rising for second straight week, the domestic markets are likely to focus on global developments, macroeconomic data, and foreign investment trends in a holiday-shortened week ahead. Looming deadline for additional U.S. tariffs on Indian goods will also remain in focus. Equity markets will remain closed next Wednesday for Ganesh Chaturthi. On the global front, the U.S. GDP growth second estimates for the April to June quarter on Thursday will also drive the market sentiment. और नजर डालते हैं कि एफपीआई का क्या हाल रहा है। अगस्त में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में 6,207 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 से 22 अगस्त के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 22,040 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। इससे पहले जुलाई में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 17,741 करोड़ रुपए की रकम निकाल ली थी। जून में उन्होंने 14,590 करोड़ रुपए का निवेश किया था। मई में उन्होंने 19,860 करोड़ रुपए डाले थे, जो इस साल भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. Centre to set up mineral trading exchange similar to London Metal Exchange, says Union Mines Minister G. Kishan Reddy. Department of Post decides to temporarily suspend all postal articles to United States from tomorrow. Multiple postal services around Europe also announce suspension of shipment to US. And domestic markets likely to focus on global developments and macroeconomic data in holiday-shortened week ahead. And that's it in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye. Market Mantra.